Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class, recently सर हम लोगों ने presentation of data के अंदर tabular presentation के जो भी आप लोगों के topics थे तकरीबन सर 1.5 पार्ट में आप लोगों का textual and tabular presentation of data क्या हुआ complete हुआ clear एंड नाउ नेक्स्ट ऑन जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर आप लोगों के पास एक नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट हिस्टोग्राम्स फ्रीक्वेंसी कर्व्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड ऑजाइव्स सर मेन अपने आप में टॉपिक है क्लियर हालांकि सर इस टॉपिक के बाद स्टैटिस्टिक्स आप लोगों की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी जस्ट वन ऑफ द टॉपिक आप लोगों का पेंडिंग होगा दैट इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा जो बिल्कुल लास्ट में मैंने आप लोगों से इसीलिए डिस्कस करना है क्योंकि ऑल ओवर कंटेंट आप ऑलरेडी पहले से ही उसमें से पढ़ चुके होंगे रिगार्डिंग सर आपने सुना होगा कि एक इंडिविजुअल सीरीज होती है डिस्क्रीट सीरीज होती है कॉन्टिन्यूस होती है तो वो हमारे लिए जस्ट एक टिकिंग पार्ट रह जाएगा कि सर ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली करा हुआ है ये लाइक क्लास इंटरवल्स को अगर मान लो एक्सक्लूसिव सीरीज है इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कैसे आप लोगों ने डील करना है तो वो ऑलरेडी प्रैक्टिकल पार्ट्स आप लोगों के चैप्टर 4 के डन होंगे तो मतलब सर उसमें कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं है बट यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूजुअली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है एक आपने रीसेंट टॉपिक करा था चैप्टर 6 जिसमें बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम सिर्फ दो कॉन्सेप्ट हमने करे थे क्लियर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक अपना वो रिवाइज अप करवाना चाहता हूं कि बार डायग्राम और इसमें जो हिस्टोग्राम्स हैं इनमें बेसिकली फर्क क्या है क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इन दोनों के डिफरेंस के बीच में ज्यादा पूछा गया है या मोस्टली जो बच्चों की क्वेरीज होती हैं वो किस रिगार्डिंग होती हैं कि सर हमें पता कैसे लगेगा या कैसे क्लैरिटी होती है कि यहाँ पे हिस्टोग्राम बनेगा या बार डायग्राम बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल बार डायग्राम्स में आप लोगों ने जितना भी कंटेंट क्या किया रेडी किया जितनी भी प्रेजेंटेशन हम लोगों ने प्रिपेयर करी उनमें सर बार डायग्राम्स की हाइट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है क्लियर हाइट जो है वो डाटा के ऊपर क्या करती है डिपेंड करती है क्लियर प्लस मेन थिंग इज बार डायग्राम्स में फ्रीक्वेंसी बेस्ड कोई डायग्राम आप लोगों के पास नहीं थी क्लियर सिंपल आपको कुछ ना कुछ डाटा ऑलरेडी गिवन होता था एंड उसी डाटा को आपने ग्राफ के ऊपर बाय द हेल्प ऑफ बार डायग्राम्स क्लियर जिसमें इक्वल रेक्टेंगल्स मतलब रेक्टेंगल शेप में आप लोग क्या करते थे एक वर्टिकल या मे बी हॉरिजॉन्टल बार्स क्या करते थे ड्रॉ करते थे जिनकी विड्थ सबकी क्या थी सेम एंड इवन जितना भी गैप उनके बीच में था वो बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर थे क्लियर तो बेसिकली सर जो हिस्टोग्राम्स हैं जो आज की हमारी जो डिस्कशन है हम तीन वर्ड्स यहाँ पे तीन वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है अच्छा उससे भी मेन चीज फर्स्ट वर्ड रीड आउट करें क्या लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी हम डायग्राम्स ही कौन सी बनाने वाले हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी में डाटा गिवन होता है क्लियर मतलब सर यहाँ पे क्या मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात करूंगा मतलब ही नहीं सर यहाँ पे आपकी जो डिस्कशन का पार्ट होगा या तो होगी डिस्क्रीट सीरीज या मे बी कौन सी होगी कॉन्टिन्यूस सीरीज क्लियर तो मोस्टली जो फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स तीन तरह की होती हैं नंबर वन इज हिस्टोग्राम्स क्लियर नंबर टू इज पॉलीगॉन पॉलीगॉन के साथ ही फ्रीक्वेंसी कर्व भी यूज किया जाता है थोड़ा बहुत वर्ड डिफरेंस क्लियर करेंगे एंड द लास्ट इज वर्ड क्या है ऑजाइव्स आपको याद हो एक लेस देन मोर देन सीरीज होती है क्लियर लेस देन सीरीज को जब ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है तो जो कर्व वहां पे ड्रॉ होती है दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली लेस देन ऑजाइव्स क्लियर एंड मोर देन के केस में भी जो आप उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी नहीं सीएफ याद होना चाहिए क्लियर क्योंकि लेस देन सीरीज में मोर देन सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती आपको क्या गिवन होती है सर अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो आपके पास जो ओजाइव्स बनकर आती हैं या तो मे बी लेस देन ओजाइव होती है या मे बी मोर देन ओजाइव होती है तो बेसिकली सर वो टॉपिक मोस्ट कॉमन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ओजाइव्स स्पेशली आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है क्लियर जो लॉन्ग क्वेश्चन में पहले भी पूछा जा चुका प्रेजेंटेशन के अंदर ये ओजाइव्स इसमें टीचर आपसे दोनों चीज करवा लेता है न्यूमेरिकली एक तो नॉर्मल सीरीज को लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करना एक चीज प्लस उसको ग्राफ पे
प्लॉटिंग करवा के ऑजाइव ड्रॉ कराना, ये उनका मेन मोटिव होता है, ये जो आपको 5-6 मार्क्स में नॉर्मली मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सर फ्रीक्वेंसी डायग्राम, हाँ जी पढ़िए। फ्रीक्वेंसी डायग्राम रिलेट टू diagrammatic presentation of frequency distribution. यस। In such series, values of a variable repeat themselves number of times. पहले जितना भी डाटा आप लोगों के पास आया, जितने भी मतलब बार डायग्राम्स हम लोगों ने बनाए, वहां पे नंबर ऑफ टाइम कोई आइटम रिपीट नहीं होती थी, इसीलिए फ्रीक्वेंसी भी आपके पास गिवन नहीं थी। बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में फ्रीक्वेंसी होने का मतलब ही क्या है कि वो आइटम नंबर ऑफ टाइम, जैसे लिखा होता है 10, नंबर ऑफ आइटम्स में कितना लिखा होता है सर, लेट इट बी 5, मतलब 5 टाइम्स आपका 10 क्या हुआ, रिपीट हुआ। क्लियर? तो पढ़िए, दैट इज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल happen to occur different number of times. यस। Like for example, corresponding to the range of marks between 40 to 50. बिटवीन 40 टू 50 देयर आर कितने स्टूडेंट्स हैं सर, 50। तो मतलब सर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 40 टू 50 जो क्लास है, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज क्लास। इस क्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने फॉल करते हैं, 50, एंड 50 इस क्लास की क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो मोस्टली फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स के केस में आपके ये 3 ही ड्रॉ होते हैं। चाहो तो आप हिस्टोग्राम शो कर लीजिए, बना लीजिए। क्लियर? या उसी से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बन सकता है, फ्रीक्वेंसी कर्व भी बन सकती है, या इस सीरीज को, इस नॉर्मल सीरीज को हम लेस देन सीरीज या मोर देन सीरीज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, लेस देन मोर देन जब आप बनाते हैं तो फ्रीक्वेंसी ग्राफ पे प्लॉट नहीं होती, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ पे प्लॉट होती है, एंड उस केस में हम वर्ड का यूज करते हैं ऑजाइव्स। क्लियर? तो आपके सिलेबस में 2 ही ऑजाइव्स हैं, लेस देन ogive and more than ogive। क्लियर? पढ़िए जी। यस, नेक्स्ट इज Corresponding to the range of marks between 50 to 60, there are 40 students. Corresponding to the range of marks between 60 to 70 there are 20 students and so on। there are 3 important forms of, आपने जितने भी टॉपिक्स अभी तक रीड करे ना, 5 6 7 या गोइंग ऑन नेक्स्ट आगे 4 भी स्टैटिस्टिक्स का आप रीड आउट करोगे, इनमें ना सर लर्न करने वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है। मतलब अगर मैंने टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया भी है, टॉपिक हमने लाइन टू लाइन पढ़ा भी है, तो मैंने आपको अंडरलाइन बहुत कम करवाया होगा कि ये लाइन आपने जस्ट याद करनी है, क्योंकि मैक्सिमम ये एग्जाम्पल बेस्ड है। क्लियर? अब जैसे हिस्टोग्राम है, इसके एक बार फीचर जरूर पढ़ाएगा, इसका मीनिंग जरूर पढ़ाएगा, बट उसके बाद डायरेक्टली हिस्टोग्राम्स कैसे बनते हैं उसकी प्रेपरेशन के ऊपर इसके पॉइंट्स आने स्टार्ट हो जाए। क्लियर? यस प्लीज, नेक्स्ट इज तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट हिस्टोग्राम। पढ़िए जी। अ हिस्टोग्राम इज graphical presentation of a frequency distribution of a continuous series. पहली बात ऑफ क्या लिखा हुआ है, Continuous. अब तुझे पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज अगर होगी, तो एक बात बताओ, जैसे आप लोगों के नॉर्मली जो बार्स थे, बार्स में तो आप लोगों ने कुछ ऐसे ड्रॉ किया था। क्लियर? एंड इनके बीच में तो क्या था, गैप। इनके बीच में ये वाला, इन सबके बीच में क्या था, गैप। क्या एक कॉन्टिन्यूस सीरीज को जो ग्राफ पे तुम प्लॉट करोगे, क्या जो बार्स बनाई जाएंगी, पन्नी तो इसमें भी बार्स हैं, इसमें भी जो बार्स बनाई जाएंगी, क्या उनके बीच में गैप होगा? सर आपने सीरीज का नाम ही क्या बोला, कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस होती ही कैसे है, 0 टू 10, 10 टू 20, मतलब इनके बीच का जो गैप है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, खत्म। और ये बिल्कुल आपस में क्या बनेंगे सर, कनेक्टिंग। क्लियर? ये कुछ इस तरह से आपके पास दिखे, बिल्कुल कनेक्टिंग बनेगा। यस, while constructing a histogram, values of the variable are shown on the x-axis and the frequencies on the y-axis. देख फिक्स है। अगर मैं कह रहा हूं पहली बात तो सर एक्स एक्सिस, ये आपका ये नीचे वाला कौन सा होता है, एक्स एक्सिस। क्लियर? और ये आपका कौन सा है, वाई एक्सिस। नीचे आपकी क्या शो होंगी सर, वैल्यूज, एंड साइड पे क्या शो होगी, फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी frequencies corresponding to different class intervals are shown by draw, तो सर यहां भी क्या करने हैं, रेक्टेंगल्स। बार डायग्राम में भी आपने क्या करे थे, रेक्टेंगल्स। फर्क इतना है, बार डायग्राम्स फ्रीक्वेंसी बेस्ड नहीं होते, आपके ये हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी बेस्ड होते हैं। प्लस ये कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में ही हिस्टोग्राम्स बनाए जाते हैं। क्लियर? यस प्लीज। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स are according to the width of the corresponding class intervals. बिल्कुल सर, यस। Height of the rectangle is in अच्छा ये लाइन समझ में आई, ये वर्ड क्या बोल रहा है, ये समझा सकते हो? द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर अकॉर्डिंग टू, तुमने बार डायग्राम के अंदर क्या कहा था,
बार डायग्राम में सबकी विड्थ, रेक्टेंगल्स की सबकी विड्थ क्या होती है? क्यों सेम होती है? क्योंकि वहां पे कौन सा कोई वो कॉन्टिन्यूस सीरीज है। यहाँ पे जो विड्थ होगी, यहाँ पे जो विड्थ होगी वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? डिपेंड करेगी क्लास इंटरवल के ऊपर। जैसे मान लीजिए अगर तो 10-10 का गैप है तो सबके गैप क्या होंगे? सेम। अगर लेट इट बी, जिसको तुम्हें याद है अनइक्वल क्लास इंटरवल्स कहा था, 0 to 10, 10 to 30, 30 to 70। ये तो हर बार ही क्या हो रहा है? 0 to 10 10 का गैप, 10 to 30 20 का गैप। तो सर यहाँ पे तो विड्थ ऑटोमेटिकली क्या होगी? चेंज होगी ना। तो ये उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्लियर? इन केस ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हो आपके पास बुक पे, इन केस ऑफ अनइक्वल। क्लियर? कि जब आपकी अनइक्वल क्लास इंटरवल होती है उस केस में, ये लाइन उसकी बात कर रहे हैं, अनइक्वल। यस, आगे बढ़िए। हाइट ऑफ द रेक्टेंगल is in proportion to the frequencies of the class. अच्छा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नेचुरली जिसकी जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी उतनी क्या होगी? हाइट होगी। बट मेन चीज अंडरलाइन कर लीजिएगा, विड्थ जो है, विड्थ जो है वो अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। वो नहीं है तुम्हारे बार डायग्राम्स की तरह सबकी विड्थ क्या होगी? सेम होगी। ये डिपेंड करेगा, मतलब यहाँ पे मैं एक लाइन ऊपर लिख सकता हूँ, हिस्टोग्राम की मेन चीज, विड्थ डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर? डिपेंड्स ऑन क्या? क्या लिखा हुआ उसने? डिपेंड्स अपॉन क्लास इंटरवल्स। कि जितनी जितनी क्लास इंटरवल्स होंगी उतनी उतनी आपके बार्स की क्या होगी? विड्थ होगी। यस, नेक्स्ट आगे। डिफरेंट रेक्टेंगल्स मीट ईच अदर from left to right. If the data are in the form of inclusive series, these first are converted into exclusive. फिर सर आपका गलत है। अगर आपके पास वो सीरीज कौन सी हुई? 10 to 19, 20 to 29। सर ये हिस्टोग्राम्स के केस में आपने क्या कहा था? ये तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में बनता है कि अगर डाटा आप लोगों का किस नेचर में होगा? कॉन्टिन्यूस नेचर में होगा, तो आपके वहां पे क्या बनाए जाएंगे? हिस्टोग्राम्स बनाए जाएंगे। बट ये तो आपके गलत काम हो गया। अब लेट इट भी आप कह रहे हो 10 to 19, और नेक्स्ट कौन सा है? 20 to 29। ये तो कौन सी सीरीज अपने आप में? ये तो सर इंक्लूसिव सीरीज है। और इंक्लूसिव सीरीज के केस में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जब अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज नॉट इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, सर ये आपका बन नहीं पाएगा। आपको पहले इस सीरीज को कन्वर्ट करना होगा किसमें? अब ये आपका चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 है कि सर इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे बदलना है। तो आप क्या कहते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास के बीच में गैप चेक करिए, कितने का गैप है? डिवाइड बाय 2। कितना आया सर? 0.5। 0.5 लोअर लिमिट में से क्या कर दीजिए? माइनस, अपर लिमिट में क्या कर दीजिए? ऐड। तो आपकी इस वे से जितनी भी सीरीज है वो एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या हो जाएगी? काउंट हो जाएगी। बट सर अगर मैं तुमसे वन वर्ड पूछूं, क्या इंक्लूसिव सीरीज से डायरेक्टली तुम हिस्टोग्राम बना सकते हो? नहीं। आपको पहले इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना होगा किसमें? एक्सक्लूसिव के अंदर। देन आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हैं? इसको हिस्टोग्राम पे प्लॉट कर सकते हैं। पढ़िए नेक्स्ट इज, यस, इफ द डाटा आर इन द फॉर्म ऑफ, ये तो हो गया, इट मे बी नोटेड that histograms are different from bar diagrams because these are two-dimensional diagrams. बिल्कुल। Both length and breadth of the rectangle are considered for purpose of a comparison. वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी लेंथ काउंट होती थी। बार डायग्राम्स में तुमने सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करा? लेंथ पे फोकस करा, ब्रेड्थ पे करा ही नहीं। क्योंकि बार डायग्राम्स में ब्रेड्थ सबकी क्या होती है? सेम होती है। बट यहाँ पे लेंथ भी काउंट करती है, ब्रेड्थ भी काउंट करती है। एक चीज बता, जो यहाँ पे तेरी हिस्टोग्राम में जो लेंथ है, लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। लेंथ किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। और जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ कह लो या विड्थ कह लीजिए, विड्थ किस पे डिपेंड करती है सर? क्लियर? ये डिपेंड करती है आपकी क्लास इंटरवल्स पे। इसीलिए सर दोनों में ये आपका डिफरेंस मिलेगा मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज, हाँ जी, बोथ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। यस, बार डायग्राम्स आर ओनली क्या है? वन डायमेंशन, जिसमें मतलब ये मेरा पैराग्राफ सबसे अच्छा है। यहां पे अगर डिफरेंस की बात की जाए तो डिफरेंस आपका ये पड़ा। क्लियर? जबकि सर बार डायग्राम्स आपकी वन डायमेंशनल होती हैं, वेयर ओनली लेंथ ऑफ द बार इज कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। क्लियर? इफ फ्रीक्वेंसीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किसमें?
percentages in the distribution, then the same are shown as percentage on graph instead of number of items. अगर तुझे frequency already किसमें given है, परसेंटेज में, तो आप भी उसकी परसेंटेज में ही क्या कर दीजिए, प्लॉटिंग कर दीजिए। क्लियर? तो मेरे लिए ये लाइन कोई काम की नहीं रखती। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए सर। हिस्टोग्राम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन क्या लिखा हुआ है, ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स, एंड सेकंड क्या है, अनइक्वल। देख अगर इक्वल क्लास इंटरवल होगी, सुन ध्यान से, अगर इक्वल तो तुमने जो फोकस करना है वो सिर्फ किस पे करना है, क्यों? क्योंकि ब्रेथ तो सबकी क्या होगी, सेम होगी। बट अगर वो अनइक्वल क्लास इंटरवल है, देन आपको लेंथ एज वेल एज ब्रेथ, विड्थ भी आपको वहां पे ध्यान से देखनी होगी कंपैरिजन पर्पस के लिए। पढ़िए, हिस्टोग्राम्स ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स। यस, हिस्टोग्राम्स ऑफ equal class intervals are those which are based on the data with equal class intervals. Yes. A series with equal class intervals would make a histogram including rectangles of equal width. Of equal width. Yes, length of these rectangles would be different in proportion to the frequency. Length तो naturally अलग होगी ना, क्योंकि लेंथ जो आपकी है वो किसके ऊपर बेस करती है, फ्रीक्वेंसी पे, और विड्थ किस पे बेस करती है, क्लास इंटरवल पे। क्लास इंटरवल सभी के सभी क्या हैं, इक्वल, तो सबका गैप भी क्या होगा, सेम। तो सर विड्थ के केस में कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सिर्फ और सिर्फ लेंथ आपने क्या करनी है, काउंट करनी है। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन। सर अब आपके सामने नॉर्मली कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस गिवन होंगे। अब तेरे सामने फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या गिवन है जी, मार्क्स। मार्क्स में सीरीज देख कौन सी है, सीरीज कौन सी है, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एंड इक्वल। गैप भी चेक करा, 10-10 का गैप है। क्लियर? तो अच्छा, ऊपर से डाटा तेरा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, मतलब यहां से देख, कोई गैप नहीं होगा सर, ये डायरेक्टली यहीं से क्या होगा, स्टार्ट होगा। हुआ कंसेप्ट क्लियर? एंड ये आपस में बिल्कुल क्या होंगे सर, कनेक्टिंग होंगे। क्लियर? वहीं से नेक्स्ट आगे कंटिन्यूटी में आप लोगों का जो जो फ्रीक्वेंसी है वो बनते जाए, कोई यहां पे गैप नहीं होगा, बिकॉज हिस्टोग्राम्स कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में बनाए जाते हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स के केस में, नॉर्मल वैल्यूज के केस में नहीं बनाए जाते। क्लियर? पढ़िए जी। सो नेक्स्ट आगे, हिस्टोग्राम्स ऑफ क्या लिखा हुआ है, अच्छा अनइक्वल, मतलब जहां पे गैप क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सर यहाँ पे जैसे आपका ये बिल्कुल 10-10-10 ये सारा इक्वल गैप चल रहा था। अब नेक्स्ट ऑन डायग्राम से देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे या तो सर अल्टीमेटली, सुनिए, या तो अल्टीमेटली ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये न्यूमेरिकली आपके पेपर पॉइंट से बहुत बढ़िया चीज है कि अगर अनइक्वल हुआ तो उसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, बड़ी अच्छी चीज है। पढ़िए मैं आपको बताता हूँ। हिस्टोग्राम्स ऑफ, ये ध्यान से समझ लेना, यस, अ हिस्टोग्राम ऑफ equal class interval is the one which is based on the data with unequal class intervals. When the data of class intervals are unequal, width of the rectangles would be क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इतना तो क्लियर था। The width of the rectangles would increase or decrease depending upon the increase or decrease in the size of क्या लिखा हुआ है, class intervals. Before presenting the data in the form of graphs, main चीज, ग्राफ में ऐसे डाटा को प्लॉट करते हुए, क्लियर, एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसीज ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? नहीं तो सर अदरवाइज वो जो ग्राफ आप लोग ड्रॉ करेंगे वो अपने आप में क्या बनेगा, बिल्कुल गलत बनेगा। पढ़िए, फर्स्ट वी नोट, यस, क्लास ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटरवल। बिल्कुल, आप पहले ना स्मॉलेस्ट इंटरवल का गैप चेकआउट करो। जैसे आपका पूरा डाटा किसी ना किसी अलग अलग क्लास में होगा, स्मॉलेस्ट कौन सा है, मे बी 5, मे बी 10 का गैप, यूजुअली कौन सा होता है, 10 का गैप। क्लियर? 5 या 10 जो भी गैप होगा। क्लियर? अब हम अनइक्वल क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी को, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वल क्लास इंटरवल्स। कैसे? अदर क्लासेस आर, यस, noted in the increasing order of their class interval. If the size of one class interval is twice the smallest size in the series, then sir आप उस क्लास इंटरवल को कितने में बांट दो, 2। जैसे लेट इट बी, ध्यान से समझना मैंने वर्ड क्या बोला। फर्स्ट क्लास कितनी थी, 0, नेक्स्ट क्लास कितनी, 10 to, यहां पे गैप कितने, यहां पे गैप कितने, मतलब इसका जो गैप है वो स्मॉलेस्ट का कितना है, ट्वाइस। तो सर ये जो क्लास है ना, ये जो अनइक्वल क्लास है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये पॉइंट कहना चाह, समझ रहे हो ना वर्ड।
ऐसे ही लेट इट बी तेरे पास नेक्स्ट आगे 32, लेट इट बी 32, नेक्स्ट आगे कितना है, तो ये भी क्लास इंटरवल है, क्लियर। बट 30 to 70 गैप कितना हुआ, जो स्मॉलेस्ट यूनिट का कितना है, तो सर इस क्लास को आप 4 पार्ट्स में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्लियर, ताकि उसकी एडजस्टमेंट फैक्टर मैं सही वे से निकाल सकूं। कैसे, सुनिए, लाइकवाइज यस, इफ द साइज ऑफ class interval is 3 times the size of the smallest class interval in the series, frequency of that class is divided by 3 and so on. इसको वर्ड बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या वर्ड बोलते हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर ऑफ फॉर एनी क्लास। जैसे क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न्ड क्लास, क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न्ड क्लास डिवाइड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल, क्लियर। पढ़िए, टू इलस्ट्रेट, एग्जांपल ध्यान से समझ लेना, इसके बाद न्यूमेरिकल आपने खुद ही करना है, क्लियर। टू इलस्ट्रेट, यस, Suppose the class with the smallest intervals is 5:10. 5 to 10, 5 to 10 मतलब कितने का गैप हुआ, 5 का। एंड द क्लास विद द लार्जेस्ट इंटरवल इज कितना है, 10 to 20 होना मतलब सर ये अपने आप में 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है वो कितना है, 5 का, और यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, 10 का, तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज इस 10 to 20 के बीच में पता कितनी फ्रीक्वेंसी है, 12। पर एक चीज बताओ सर, जब नॉर्मली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं सर, आप अल्टीमेट क्या करोगे, मान लो इसको आपने 2 पार्ट्स में बांट दिया, क्या बटेगा, 10 to 15, 15 to, क्या दोनों पे 12-12 लिखेंगे, वही बात आ गई ना, कि आपको एडजस्टमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग टू क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। आप ये थोड़ी कहेंगे सर ये 12 जो था ना, ये 12 जो फ्रीक्वेंसी थी वो टोटल 10 to 20 की थी। जब मैंने इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया, 10 to 15, 15 to 20, आपको नहीं लग रहा कि इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना होना चाहिए, 12। अगर तुम यहां पे भी 12 और यहां पे भी 12 लिख दोगे, वो तो कितना हो गया, वो तो सर आपने गलत कर दिया। इसको वर्ड बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। पढ़िए जी, यस, हेयर द क्लास इंटरवल, हाँ जी, Of the bigger class is 10, which is twice as much the size of the class of interval of the smallest yes, class. the bigger class interval is divided into 2 parts, that is 10 to 15 and 15 to 20, and accordingly the frequency of the bigger class 12 would be divided by 2, that is कितना, 6 and 6। अब मैं पता क्या लिखूंगा, 10 to 15 भी कितने हैं, 6, एंड 15 to 20 भी कितने हैं, 6, ताकि इन दोनों का टोटल कितना रहे, जितना पहले। ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करनी होगी, देन अनइक्वल क्लास इंटरवल का ग्राफ आप प्रॉपर वे से प्लॉट कर पाएंगे, क्लियर। यस, नेक्स्ट इज द डिवाइडर 2 इन दिस केस इज कॉल्ड, ये जो डिवाइडर 2 था इसको वर्ड हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। हुआ पॉइंट क्लियर। अब तेरे सामने कुछ एक क्वेश्चन है, प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखा हुआ है, हिस्टोग्राम। अपने पेज शिफ्ट नहीं करा, ऑरली पहले डिस्कस करते हैं, आप लोग खुद बनाएंगे। गैप बताने जी, यहाँ से कितना, 10 to 5, 15 to 20, 5, 20 to 5, 25 to 30, 5, 30 to 40, यहां से तेरी अनइक्वल क्लास इंटरवल स्टार्ट हुई, कितना गैप आया, 10, उसके बाद और उसके बाद 20। ये तो आपके मैक्सिमम लार्जेस्ट गैप थे, ये लार्जेस्ट गैप थे ना। स्मॉलेस्ट गैप कितना है, तो तेरा एडजस्टमेंट फैक्टर, सुन ध्यान से, पहले तो यहां गैप कितना था, 10, और स्मॉलेस्ट गैप कितना है, 5, तो इसके लिए एडजस्टमेंट फैक्टर, आगे गैप कितना है, स्मॉलेस्ट कितना है, तो एडजस्टमेंट फैक्टर नेक्स्ट 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4। अब एक चीज बता, जो तुमने 12, 12 और 8 रिपोर्ट करा, ये जो 12 रिपोर्ट करा, ये 12 टोटल फ्रीक्वेंसी थी ना, 30 to 40, जिसका एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है, 2। तो सर ईच क्लास, अच्छा इसको डिवाइड कर कैसे, 30 to 35, 35 to 40, कितना कितना, 6, 6 डिवाइडेड, समझ गए ना। तो इसको वर्ड क्या बोलते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट फैक्टर। सेम, अब ये जो 12 था, ये जो 12 है, ये 12 तो पूरी 40 to 60 के बीच में है ना, जिसके कितने टुकड़े हुए, 4, तो फ्रीक्वेंसी भी तो डिवाइड बाय क्या होगी, 4, एंड ईच क्लास के आगे कितना बनेगा, 3, क्लियर। एंड 60 to 80, ये भी सर आपका 4,
जिसके आगे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, तो सर डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 2। अब सुन इसको बनाना कैसे है, आप इसको बना के देखोगे अभी। इसके ना ये 4 कॉलम्स बनेंगे। पहला वीकली वेजेस तो गिवन था, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन था, एडजस्टमेंट फैक्टर जो हमने निकाला, फिर वो पहले 4 में तो सेम रहेगा ना, वो लास्ट वाले में चेंज हो जाएगा। जो 2 4 और 4 आया था ये वाला सिर्फ यहाँ पे, ऊपर वाले में तो सेम ही रहेगा ना, 5 डिवाइड बाय 5। क्लियर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ये आप लोग जरूर निकालेंगे, क्योंकि ये निकलती है डिवाइड क्या करने से। ये क्या होता है एफ डिवाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। तो जी पहले टेबल बनाओ, पहले आप टेबल बनाओ, कॉपी ओपन करिए। एडजस्टमेंट फैक्टर बनाना जरूरी है, वो तो तभी तो नेक्स्ट आगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकलेगी ना, इसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा वो। क्लियर। करिए जी फटाफट, पहले वीकली वेजेस बनाइए एंड उसको ग्राफ पे प्लॉट करिए। तो जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना तो कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आएगी। अच्छा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 10 to 0 से तो नहीं स्टार्ट हो रहा ना, तो एक आपको पता है वो आप किंग कर देते हैं यहाँ पे, जो 0 से डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होती, तो एक किंग यहाँ पे लगा देना अल्टीमेटली। हुआ क्लियर। एंड ऐसे ही हम 10 to 15 से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर। ये देख तेरा 32 ये बन गया सर 40। क्लियर 6 एंड नेक्स्ट आगे 42 ये तुम्हारा 60 और ये 62 80। क्लियर। ये अपने आप में सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखता है। क्लियर। कि अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल हुई तो आपको एडजस्टमेंट फैक्टर के थ्रू पहले फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी, देन आप उसको हिस्टोग्राम पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। बनाइए यहां पे लिखिए, ये पड़ा जाए आपके पास क्वेश्चन। आप पहले क्वेश्चन ये नॉर्मल हेडिंग दे लीजिए, वीकली वेजेस, वीकली वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, वीकली वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, एडजस्टमेंट फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर। और ये टॉपिक्स अपने आप में जस्ट वन टाइम है, ये दोबारा दोबारा देखने वाले टॉपिक्स नहीं है। एक बार अच्छे से आपने देख लिए तो नेक्स्ट टाइम तो डायरेक्टली जस्ट स्क्रीनिंग करने वाला काम है। एंड लास्ट है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। यहां तक हो गया टेबल। यस सर। ये लो सर क्वेश्चन आपके सामने, ये बनाइए जी एंड इसको हिस्टोग्राम पे प्लॉट करिएगा। यस प्लीज। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, एक बार जो डायग्राम के ऊपर जो भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी जरूर मेंशन कर दीजिएगा। एंड कॉन्टिन्यूस के अंदर गैप आप लोगों का बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये बिल्कुल ही आपस में क्या होंगे, कनेक्टिंग होंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे सर, नेक्स्ट आगे जो कॉन्सेप्ट आपका आता है दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एक्चुअली सर ये नेक्स्ट ऑन तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कर्व हुआ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हुआ, निकलते तो सभी हिस्टोग्राम के बेसिस पे ही है। क्लियर। अब पॉलीगॉन क्या चीज है, पढ़िए यस प्लीज। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन is another form of diagrammatic presentation of data. Yes. It is formed by joining midpoints of the tops of all अच्छा, rectangles. मेन लाइन इट इज फॉर्म्ड बाय, क्या लिखा हुआ है, ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन अ हिस्टोग्राम। इसके कहने का मतलब पता क्या है, यहां पे जैसे आप लोगों ने ये बनाया होगा, क्लियर, या चलो थोड़ा साफ प्रेजेंटेशन के लिए एक लास्ट आपने और बनाया था ना यहाँ पे, जो इक्वल क्लास इंटरवल का था, ये रहा। इस केस में हम लोग पता क्या करते हैं, जो आपका पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन के केस में क्या होगा, ये अब रेक्टेंगल्स नहीं बनेंगे, सुन लीजिएगा ध्यान से। या रेक्टेंगल्स अगर बनाना चाहो आप अपनी सेल्फ उसके लिए बना सकते हैं, अदरवाइज इनका जो टॉप है, टॉप कौन है सर, ये, इसका जो भी हाफ है इसका मिड पॉइंट क्या हुआ, बी। क्लियर। ऐसे ही सबके मिड पॉइंट्स, सबके मिड पॉइंट्स जो ऊपर हाईएस्ट है, सबके मिड पॉइंट्स लेकर, सबके मिड पॉइंट्स लेकर एग्जैक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, मैं कोई स्मूथ नहीं बोल रहा कि अपने बेसिस पे हाथ से बना दो, बिल्कुल जैसे कहते हैं स्केल से आप लोगों का दिखनी चाहिए लाइन, एग्जैक्ट स्ट्रेट ऐसे। क्लियर। ये जो आपके पास बनकर आएगा दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब इसके लिए तुम्हें हिस्टोग्राम्स में भी बनाने पड़े या ना बनाने पड़े, क्लियर, वो आपकी इच्छा। क्लियर। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अल्टीमेट पहले हिस्टोग्राम बना लें, वो इजी रह जाता है सर मिड पॉइंट ढूंढना,
या कुछ पर्सन क्या करते हैं 0 to 10 के बीच में ऑलरेडी 5 पे ही क्या लगा लेते हैं, समझ गए ना, उसके सेंटर में ही क्या कर दी, प्लॉटिंग कर दी। तो जैसा आपको सही लगे वो आपकी प्रेजेंटेशन का पार्ट है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर पढ़िए जी, नेक्स्ट आगे। हाउ एवर अ पॉलीगॉन कैन बी ड्रॉन इवन विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। कोई जरूरी थोड़ा है कि आपको हिस्टोग्राम्स वहां पे बनाने पड़ेंगे। आपको एक सिंपल वे बताऊं, कहता फॉर दिस क्या करो, आप मिड वैल्यूज ऑफ द क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस। जैसे नीचे आपने क्या लिखा था, 0 to 10 लिखा था, आप ग्राफ पे प्लॉट पता क्या करो, 0 to 5 एंड 5 के सेंटर पे ही आएगा ना। अगर तुमने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मीन 0 to 10 का जो क्या बनेगा, हिस्टोग्राम बनेगा, उसके सेंटर पे तुमने क्या करना है, मार्क करना। तो सर आप यहाँ पे नंबर ही नीचे किस पे लगा दो, इसके मिड वैल्यू पे, मतलब इस क्लास की मिड वैल्यू पे लगा दो। तो जब मिड वैल्यू पे तुम रिप्रेजेंटेशन करोगे वो ऑटोमेटिकली किस पे जाएगी, सेंटर पे जाएगी। तो ये पॉइंट ये भी है कि आप हिस्टोग्राम अगर नहीं भी बनाना चाहते तो वहां पे मिड वैल्यूज को ग्राफ पे क्या कर दो, एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे जो तुम प्लॉटिंग करते हो यहाँ पे किसको प्लॉट कर दो, मिड वैल्यूज। तो ऑटोमेटिकली सर हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा वर्ड उठाओ, जहां पे मार्क करना है वहां पे मार्क करना, बट सिर्फ मार्क करना, ड्रॉ नहीं करना। क्योंकि यहां से नेक्स्ट आगे प्रॉपर आप लोगों की क्या बनेगी, ऐसे पॉलीगॉन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे पढ़िए। यस, the corresponding frequencies are marked on y-axis using a foot rule. Yes. All points indicating frequencies of the different classes are joined to make a graph. Yes, called frequency polygon. अच्छा, यूजिंग अ फुट रूल समझते हो, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन। एक होता है स्मूथ कर्व, कि जैसे मान लो सर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, हाथ से अपन ने ऐसे नॉर्मल सी बना दी, जैसे आप बना, एक होता है बिल्कुल फुट रूल स्ट्रेट, जिसको वर्ड बोलते हैं, बाय यूजिंग द स्केल जिसको वर्ड बोलते हैं, वो चीज। यस, बोथ द साइड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आर एक्सटेंडेड to meet the x-axis at the midpoints of the immediately lower or higher imagined class intervals of zero frequency. Yes, this is done to ensure that the area of a frequency polygon is same as that of the corresponding। कि सर एरिया अपने आप में बिल्कुल सेम है, जैसे आपके सामने ये पड़ा। अब आप एक चीज बताओ, तुम्हारे पास ये गिवन क्या गिवन है, मार्क्स सीरीज कौन सी है, कॉन्टिन्यूस, बट ड्रॉ तुमने क्या करना है, पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन हिस्टोग्राम्स के टॉप का क्या होता है, मिड पॉइंट। तो क्यों ना मैं इसकी क्या निकाल लूं, और मिड वैल्यू को ग्राफ पे क्या कर दूं, एंड उस पे नेक्स्ट आगे वैल्यू डाल दूं। बात तो ये भी सेम है, बट मैं थोड़ा सा पॉइंट एक और कर दूं, चलो ये तो अपन कर ही लेंगे। यहाँ पे ये बात कर रहा था, ये तो आप लोग बना ही लोगे नॉर्मली, ये जो टॉप मतलब यहां से ये टॉप था, और ये बिल्कुल क्या था, लास्ट, इसको टच भी आप लोगों ने करना है, ताकि आप ये शो कर सको कि सर हिस्टोग्राम के जैसा एरिया ये भी उतना ही क्या करता है, कवर अप करता है। क्लियर, मतलब ये आप लोगों के एक्स एक्सिस को लास्ट में क्या करेंगे, टच करेगा। क्लियर, और देख बिल्कुल बिल्कुल सर एग्जैक्ट जैसे स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्केल से बनाई होती है, ऐसे आपके ये विड वैल्यूज। अब आपकी इच्छा, अगर तो हिस्टोग्राम बना के करना चाहते हो, अच्छा कई बार पेपर में और चीज होती है, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों बनाओ, वो तो बढ़िया चीज है, अपने लिए तो फालतू की रिक्वायरमेंट है। हिस्टोग्राम तो वैसे भी बनेगा बनेगा, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या बना दो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बट ये याद रखना कि ये एक्स एक्सिस को क्या करेंगे, लास्ट में टच करेंगे। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. अब वर्ड हम यूज करेंगे सर, अगर आपके पास जैसे ये रहा, इन्होंने क्या करा हुआ है, ये मिड पॉइंट के थ्रू है, जैसे आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये तो हमने क्या करा था, ये हिस्टोग्राम बना के ड्रॉ करा था ना। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वही मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम विदाउट मेकिंग हिस्टोग्राम्स करना चाहते हैं, तो मुझे इनकी सबसे पहले तो क्या निकालनी होगी, मिड वैल्यू बताना सर, 10 to 20, 15, नेक्स्ट आगे 25, 35, 45, 55 और 65। मैंने क्या निकाली, मिड वैल्यू। एंड मिड वैल्यूज को ग्राफ पे क्या करा मैंने, देख नीचे प्लॉट करा, एंड ग्राफ पे प्लॉट करते ही डायरेक्टली सर आपके पास कर्व्स बन गए। अब देख बिल्कुल सर, आपका ये जो पॉइंट है, फर्स्ट आपका कितना था पॉइंट, ये 10 to 20 के बीच में कितना था, 10, 10 to 20 के बीच में 10। इन्होंने देखना 10 कहाँ पे मार्क किए हुए, ये 10 है कौन से,
15 से शुरू 15 पे करा हुआ है। शुरू 15 भी आएगा ना? Yes, mid value। कितने पे करा हुआ इन्होंने? 15 पे 15 पे 10 स्टूडेंट्स, मतलब 10 to 20 की 15 थी ना मिड वैल्यू। अच्छा सॉरी, अब वैल्यू 15 है ना अपनी, ठीक है। 15 पे आपका कितना आ गया, ये 10। नेक्स्ट आगे कितना था? 25 पे 15, तो ये रहा 25 पे 15। मतलब अब ये बिल्कुल काम थोड़ा आसान हो गया। Yes। जैसे आप लोगों को पहले तो वो सेंटर देखना पड़ता था ना, अब अपने मिड वैल्यूज ही नीचे क्या कर दी, प्लॉट कर दी। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir। ये अपने आप में क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बट याद रखिएगा नीचे एक्स एक्सेस को ये दोनों क्या करेंगे, टच करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक? Yes, sir। क्लियर। एक ना नीचे दो बॉक्स हमने पीछे छोड़े हैं, जस्ट ये वाला तो आप ड्रॉप कर सकते हो, नेसेसरी क्वेश्चन में इतना ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये वाला पढ़ लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हिस्टोग्राम एंड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यस, अ हिस्टोग्राम becomes a frequency polygon if we draw a line joining midpoints of tops of rectangle in a histogram. It is important that the midpoints are joined using a foot rule to make a straight line. बस मेन आपने ध्यान रखना है, फुट रूल को यूज करते हुए स्ट्रेट लाइंस ही आप क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। अदरवाइज हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कंस्ट्रक्शन का ही डिफरेंस, बनाने का ही फर्क है। अदरवाइज मीनिंग दोनों के क्या है, अल्टीमेट सेम। क्लियर। नेक्स्ट आगे इंपॉर्टेंट नोट पढ़िए जी। इट मे बी नोटेड दैट while more than one polygon may be drawn on one graph paper, it is not possible to draw more than one histogram. ये तो है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो आप एक ही ग्राफ पे चाहे जितनी मर्जी ड्रॉ कर लो, क्योंकि वो तो कल पॉइंट्स ही आपने क्या करने, शो करने ना, कल कर्व्स ही बनानी है। बट हिस्टोग्राम तो एक ही ग्राफ पे कितना बनेगा सर, एक ही प्लॉट होगा ना। नेक्स्ट इज दस व्हेन कंपैरिजन ऑफ टू, ये अच्छा पॉइंट है। दस व्हेन कंपैरिजन जब स्टडी आप लोगों ने करनी होती है, तो इन दैट केस हिस्टोग्राम नहीं यूज होते, वहां पे कौन यूज होती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। यस, two frequency distribution is involved, it is appropriate to present the data in the form of frequency polygons rather than किसको छोड़ के, histograms को छोड़ के। when comparison is involved, frequency polygons are constructed using the percentage values of the frequency rather than their absolute values। तो वहां पे सर आप परसेंटेज मतलब कल अल्टीमेट वर्ड क्या यूज कर रहा है कि अगर कंपैरिजन करना है, अगर तो कंपैरिजन करना है तो दोनों में से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होती है, ज्यादा यूज होती है। क्लियर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होगी, ज्यादा यूज होगी। क्लियर। चलिए ये वाला सर टॉपिक ये तो छोड़ दीजिए, ये तो क्रॉस कर दीजिए, ये वाला पार्ट हो चुका। अब थोड़ा सा फर्क सुन लीजिए, फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर क्या डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी कर्व अल्टीमेटली जस्ट हैव कॉन्सेप्ट वही है, वहां पे फुट रूल आपने क्या करा, यूज करा टू मेक अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे कोई फुट रूल नहीं है, पॉइंट वही है। यहाँ पे जो कर्व आप लोग ड्रॉ करेंगे, वो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आप अपनी स्मूथ कर्व, हैंड कर्व अपनी क्या करेंगे, यूज करेंगे। पढ़िए, इट इज जस्ट, देख खुद ही वर्ड क्या बोल रहा है, वेरिएंट ऑफ किसका, है तो ये पॉलीगॉन का ही वेरिएंट है। यस, अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ कर्व Which is plotted by joining the midpoints of all tops of histogram by a freehand smooth curve। बिल्कुल, एंड नॉट बाय स्ट्रेट लाइंस। पहले पता क्या था ना, जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट और आगे ये वाला पॉइंट आ गया, देख आपने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ऐसे बनाया। अब यही चीज अगर मैं इससे ड्रॉ करूं, ये देख दोनों में फर्क नहीं है क्या। Yes, sir। ये नीचे वाली सर अपने आप में क्या है, कर्व, ये क्या है, पॉलीगॉन, सिर्फ इतना सा फर्क। ये फ्री हैंड होती है सर अपने आप में। यस, एंड नॉट बाय स्ट्रेट लाइंस। मेन चीज आगे चलिए, एरिया ऑफ अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज equal to the area of histogram or frequency polygon of a अगर तुम्हें लगे शायद एरिया में कोई फर्क है, एरिया वाइज भी क्या है, सेम है। क्लियर। यस, व्हाइल ड्राइंग अ फ्रीक्वेंसी कर्व वी शुड एलिमिनेट एंगुलर एंगल्स। वही आ गया ना, पॉलीगॉन में आपके क्या होते हैं, एंगल्स। इसमें हमने एंगुलरिटी जो है, एंगल्स जो है वो क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, स्किप कर दिए। यस, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंगली पॉइंट्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आर, क्या लिखा हुआ है, ज्वाइंड थ्रू अ फ्री हैंड स्मूथ कर्व रादर देन स्ट्रेट लाइंस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे, अब यहाँ पे तेरे सामने ये वर्ड पड़ा, एज। अगेन वही तुम्हारा पॉइंट, देख एज किस में गिवन है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में गिवन है, या तो तुम इसकी क्या निकाल लो, मिड वैल्यू, या उसको हिस्टोग्राम की मदद से बना लो। देख कॉन्सेप्ट वही है, बट एंगुलैरिटी को छोड़ते हुए। क्लियर, कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, वही कर्व आप लोगों ने बिल्कुल स्मूथ वे से अपने हैंड से खुद ही क्या कर ली, नॉर्मली ड्रॉ कर। जैसे आप इकोनॉमिक्स में नॉर्मली कर्व्स ड्रॉ करते हैं, वो भी तो फ्री हैंड है।
और मैं तो आपको वैसे ही मेंशन करता हूँ कि फ्री हैंड बनाओ, कभी भी सर एंगल बेस्ड एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मत बनाओ। क्लियर, ये पॉइंट्स हैं। तो ये अपने आप में क्या होती है सर, फ्रीक्वेंसी कर्व। एंड द लास्ट नेक्स्ट आगे, ये आपका अच्छा पॉइंट, वो तो चलो बीच में कवर हो गए, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो हिस्टोग्राम बेस्ड ही थे। मेन टॉपिक जो आगे आपका स्पेशली पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट से, दैट इज ओजाइव। क्लियर, और जिसको सीएफ कर्व के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, पढ़िए जी, ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज द कर्व विच इज, क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा, क्यूमुलेटिव मतलब बाय प्लॉटिंग CF ऑन द ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ अ स्मूथ कर्व। अच्छा है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, इसमें भी कोई एंगल्स वाला काम नहीं है, ये भी आप हैंड अपने फ्री हैंड वे से ही बनाएंगे, प्रॉपर वे से। अच्छा, जो लेस देन सीरीज होती है, यहाँ पे दो तरह के ओजाइव्स हैं। नंबर वन इज, एक है लेस देन मेथड और एक है आपका मोर देन मेथड। अब एक चीज बता, लेस देन जो है, लेस देन जितनी भी हैं सर, वो छोटी से बड़ी होती जाएंगी ना, क्योंकि जब आप लिखोगे लेस देन 0, लेस देन 10, लेस देन 20, 30। क्लियर, और जो मोर देन सीरीज है, मोर देन हाईएस्ट से कहां पे आएगी, लोएस्ट पे आएगी। पढ़िए, लेस देन इन दिस मेथड, Beginning from upper limit of the first class interval, we go on adding the frequencies. अच्छा, for वी गो ऑन adding. we go on adding the frequencies. Clear, corresponding to every next upper limit of the series. Thus, in a series showing 0 to 5, 5 to 10 and 10 to 15 as different class intervals, we will find the frequency for less than 5, less than 10 and less than 15. मतलब सर, आप लोग यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से अपर लिमिट से लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15। क्लियर, एंड these frequency, the frequencies are added up to make less than फ्रीक्वेंसी आगे से आगे एड ऑन होती रहती है। क्लियर, क्योंकि उसने अपर लिमिट के कवर कर लिया ना। जैसे एक चीज बताओ, तुमने क्या कहा, 0 to 5, इसको क्या नाम दिया, लेस देन 5। इसके अंदर तो सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी आएगी ना जो गिवन होगी। अगली क्लास क्या थी, 5 to 10, जिसको तुमने क्या नाम दिया, अब लेस देन 10 के अंदर तो ये दोनों आ गई ना, तो इसीलिए वर्ड क्या बोलते हैं, एडिंग अप, कि आप उसमें एड ऑन करते रहिए। क्लियर, अच्छा, मोर देन के अंदर क्या करेंगे, इन दिस मेथड वी टेक क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज बिगिनिंग विद द लोअर लिमिट। अब जैसे तेरे सामने ये पढ़ा ना, अब इसमें क्या चलेगा, मोर देन 5, मोर देन 10, मतलब इसमें लेस देन वाली में अपर लिमिट आपकी मेन होती है। अपर लिमिट के बेसिस पे आप लोग क्या बनाते हैं, अपनी क्लासेस बनाते हैं जो भी हैं। क्लियर, एंड मोर देन के अंदर सर आप लोअर लिमिट के बेसिस पे। पढ़िए, यस, द फ्रीक्वेंसीज दस प्रेजेंटेड मेक अ मोर देन ओजाइव। पहले क्वेश्चन करिए, समझ, तेरे सामने एक पढ़ा, ये चीज लिखो, स्टार्ट करो। पहले इसको नॉर्मल लिख, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड ऊपर दे देना हेडिंग लेस देन। इसको पहले लेस देन में करेंगे अपन, लेस देन में मार्क्स 0 to 5, 5 to 10, थोड़ा फास्ट, 10 to 15, 15 to 20, 5 का गैप, 5 का गैप, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी लिख ली। ये बात आपके पास क्या गिवन था, x, और ये क्या है, f। अब x लिख दोबारा, और f की जगह लिख CF। मैंने ऊपर हेडिंग क्या बोला, पहले आप बना रहे हैं लेस देन सीरीज। अब x, अच्छा, लेस देन में तुमने किसको वेटेज देनी है, पहले तो अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब ये वाली, लेस देन 5 फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट आगे क्या लिखोगे, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20। यहां से ये रहा ना, 0 to 5 है ना, जब लेस देन सीरीज बनानी होती है तो अपर लिमिट के बेसिस, ये लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, ये चीज।
x लिखो दोबारा, और f में प्लस करते रहना। क्या डाउट है बोलो। यहां पे तेरे पास ये गिवन था ना ऑलरेडी, कहां पे है, ये रहा 0 to 5 है ना। अब इसको फर्स्ट नेम क्या देंगे, ये है लेस देन 5। सेकंड वाले को क्या नाम देंगे, लेस देन 10। लिखो ऐसे सबका, और f को कन्वर्ट कर देंगे cf में। पहले इतना करो, जैसे लास्ट आपकी क्या बनेगी, लेस देन 40। अब सुन, लेस देन 5 तो नेचुरली कितने होंगे, 4। बट लेस देन 10 कितने होंगे, 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10। लेस देन 15 कितने होंगे, 20। इसको वर्ड बोलते हैं एडिंग अप द फ्रीक्वेंसी। सीएफ बनाने के लेस देन के केस में ऐड करते रहो, और मोर देन के केस में माइनस करते रहो। समझ गए वर्ड, यहां तक क्लियर है पहले पॉइंट, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। आगे लिखिए, अब इसको बना मोर देन, ये बन गया ना, इसको लिखा के मोर देन सीरीज, मोर देन सीरीज, मोर देन सीरीज। अच्छा, मोर देन कहां से स्टार्ट करोगे, लोअर लिमिट से। लोअर लिमिट मतलब, लोअर लिमिट मतलब ये वाला सा, लोअर मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20। एंड इसकी सीरीज, इसकी जो सीएफ है, अब देख मोर देन 0 कितने होंगे सारे, कितना टोटल है इसका देखना, 100। कितने, 100। तो मोर देन 0 तो यहाँ पे कितना आएगा, 100। अच्छा, मोर देन 5 कितने होंगे, 100 minus 4। हाँ, इसमें माइनस करेंगे, 100 माइनस प्रीवियस वाला 4, तो मतलब 96। ये चीज 96 माइनस 6, अगले वाले में कितने होंगे, 90। उससे आगे वाले में 80, फिर उससे आगे वाले में 70, और माइनस 25 कितना हुआ ये अपना, 45। हाँ, माइनस 22, 23 माइनस 18, हाँ 5 आएगा लास्ट वाले में। क्लियर, इसको ऐसे शो करते हैं। अब एक चीज बता, तेरे सामने ऐसे ही कुछ बनी होगी ना, CF5 होगी। मोर देन वाली की तो मेरे सामने पड़ी है, ये 100 से कहां पे आ रही है, तो जब तुम इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना, ये कुछ ऐसे आएगी। और जो लेस देन होगी वो कैसे जाएगी, जो भी है। और जहां पे ये एक दूसरे को कट करती है ना, लेस देन एंड मोर देन, दैट इज योर मीडियन। ये भी वन ऑफ द मेथड है मीडियन फाइंड आउट करने का। जहां पे लेस देन सीरीज एंड मोर देन सीरीज क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट इज बेसिकली कॉल्ड एज मीडियन। क्लियर है पॉइंट, ये हुआ क्लियर। तो इसकी औजाइर्स बनाओ, इस पॉइंट को खत्म करो, इसकी औजाइर्स ड्रॉ करें। इसको एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना, अलग अलग नहीं करना। क्लियर, आप 10-10 का गैप ले लीजिए, 10-10 का गैप लेकर एक मोर देन, एक लेस देन, दोनों ड्रॉ करिए, एंड जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम वर्ड क्या बोलेंगे, मीडियन। मैं आपको बता देता हूं, ये रहा सर आपके पास, इन्होंने तो सेपरेट सेपरेट करी हुई है ना, ये रही लेस देन। क्लियर, और ये नेक्स्ट पेज पे मोर देन, ये वाली, और ये रहा आपका कंबाइंड। ये सिस्टम बनेगा सर, ये पार्ट बनेगा आपके पास। और ये देख, जहां पे ये कट करें, ये इक्विलिब्रियम जहां पे इनका है, क्लियर, तो ये वाला पॉइंट तकरीबन कुछ 24 आ रहा होगा अप्रॉक्स। तो 24 इस केस में क्या होगा, मीडियन। करिए, ड्रॉ करिए। कितने कितने 20 का किसका, 20 का ले लो गैप, कोई दिक्कत नहीं है। 20 का ले लो, 10 का ले लो, कोई फर्क नहीं है। 10 का थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। यस प्लीज। सो ये ऑजाइव्स, अच्छा ये जो आपकी है सर, ये कौन सी है, लेस देन ऑजाइव। क्लियर, और ये जो लास्ट में ये वाली है सर, ये कौन सी है, मोर देन। और जहां पे इन दोनों का इक्विलिब्रियम हुआ, टच करा, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन। और मीडियन जैसे इस केस में कितना आ रहा है, 24। क्लियर, तो ये भी वन ऑफ द मेथड था आपका कैलकुलेट करने का, बाय द हेल्प ऑफ लेस देन या मोर देन। एंड इस टॉपिक में नेक्स्ट आगे तो सर आपकी कुछ इलस्ट्रेशंस हैं। जस्ट एक इलस्ट्रेशन मैं आपसे करवाना चाहूंगा प्रैक्टिस के तौर पे। वैसे तो सर 2 बनती हैं, एक थर्ड आप अपने लेवल पे कर सकते हो। क्लियर, थर्ड इलस्ट्रेशन मतलब मेन
ऑजाइव्स को लेकर मैं थोड़ा ज्यादा कंसर्न हूँ, हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के केस में इतना नहीं। क्लियर? तो जस्ट 8th क्वेश्चन आप लोगों के पास है, एक छोटा सा क्वेश्चन है नंबर 8, ये ड्रॉ करिए एंड आज का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्या होता है, कंप्लीट। एंड नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्लियर? प्रॉपर कोशिश है सर नेक्स्ट क्लास में अगर हम लोग अपना थियरी ऑफ सप्लाई, जो मेरी ओर से नोट्स आपको क्या होंगे, प्रॉपर प्रोवाइडेड होंगे। एंड वही जैसे थियरी ऑफ डिमांड मैंने आपको दिया था, थियरी ऑफ सप्लाई के भी नोट्स की बुकलेट आप लोगों को प्रॉपर दी जाएगी। क्लियर? सो नंबर 8 कंप्लीट कीजिए एंड नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके जी।